स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन की सभी एग्जामों को नस्ता नाबूद करने के लिए मैं डेली साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहा हूँ, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो आइए करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल सकते हैं, यूपीएससी से लेके के ग्रुप डी तक। मतलब A to Z कॉम्पिटिशन की एग्जाम कोई सी भी हो, पटवारी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, वन रक्षक हो, जेल पेरी हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली एसआई, कोई सी भी एग्जाम, उन सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं साइंस से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। चलो जानते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पीएच मान क्या होता है। तो जो पीएच होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हमारे पीएच मान होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और उसके बाद जिस किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो वो उदासीन कहलाता है, और जिस किसी पदार्थ का मान 7 से कम हो वो अम्लीय कहलाता है, और जिस किसी पदार्थ का मान 7 से ज्यादा हो क्षारीय कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है कि अम्लीय कौन सा पदार्थ होता है। जिस किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय कहलाता है, 7 से ज्यादा हो क्षारीय कहलाता है, और 7 रहे वो उदासीन कहलाता है। जैसे हमारा जल है, उसका पीएच मान 7 होता है। नमक NaCl, उसका पीएच मान भी 7 होता है, तो वो दोनों उदासीन। जैसे हमारा ब्लड है, उसका पीएच मान 7.4 होता है, तो वो क्षारीय। और जैसे हमारा दूध है, इसका पीएच मान होता है 6.4, तो ये क्या है, अम्लीय। 6.4 है तो क्या रहने वाला है, ये अम्लीय रहने वाला है हमारा ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा वाटर होता है, जो आपको तो पता है ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। लेकिन जल में सबसे कम कौन सी गैस घुलनशील होती है। हमने ये भी पता है कि जो जल है, जो हमारी मछलियां होती है, जल में जो सांस ले पाती है वो गलफड़े के कारण ले पाती है, क्योंकि वो गलफड़े से वो जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है। तो जल में सबसे कम गैस रहती है नाइट्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन। और यदि ये पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस रहती है, तो ये रहती है नाइट्रोजन। 78% होता है इसका। मतलब जल में तो सबसे कम घुली रहती है, लेकिन जो हमारा वायुमंडल होता है, एनवायरमेंट, उसमें 90 जो नाइट्रोजन होती है ना, ये 78% होती है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कितनी होती है, तो 78%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। मतलब प्रकृति का ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ही कठोर है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर है। तो कठोर है हीरा। जी हाँ दोस्तों, जो हीरा होता है ये प्रकृति का ऐसा तत्व है जो सबसे कठोर है। और अगर ये पूछ ले कि हीरे की शुद्धता, तो हीरे की शुद्धता मापी जाती है कैरेट में। किसमें मापी जाती है, कैरेट में। और यदि हमसे ये पूछ ले कि जो हमारा हीरा होता है इसका गलनांक बिंदु कितना है, तो जो हमारा हीरा होता है ना, इसका जो गलनांक बिंदु है वो है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा लगभग हीरा का ही है, क्योंकि ये सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। मतलब जो हमारी धातु होती है पीतल, ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो जो हमारी पीतल होती है ना, वो तांबा, जिसे कापर बोलते हैं, और जस्ता, कापर या जस्ता या तांबा या जस्ता, इन दोनों धातुओं से मिलकर क्या बनी होती है, हमारी पीतल। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि पीतल स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। लेकिन एक चीज है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि आदि मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने लोहा लगा के आ जाते हैं, ये गलत है। जो आदि मानव था ना, उन्होंने तांबा का प्रयोग किया था, और फिर उन्होंने तांबा को जस्ते से मिला दिया, तो क्या बन गया, पीतल। उसके बाद है, लोहे का गलनांक बिंदु कितना है। मतलब लोहा कितने ताप पर वो पिघल जाता है, तो लोहा 1539 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1539 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। अगर हीरे की बात करें तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने 3500 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम लोहे की बात करें तो कितना है, 1539 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पे जो हमारा होता है लोहा, ये गलनांक, ये पिघली हुई अवस्था में आ जाता है। उसके बाद है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। मतलब हमने पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो चौथी अवस्था है ये होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है, प्लाज्मा। ये बहुत बार पूछा गया है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी, प्लाज्मा। लेकिन हमसे ये पूछ ले कि जो पदार्थ होता है इसकी 5वीं अवस्था कौन सी, मतलब नवीनतम अवस्था कौन सी, तो ये बोस आइंस्टाइन है। जो बोस है ना, ये बोस आइंस्टाइन, इन्हें इस अवस्था के बारे में बताया गया, तो इसलिए इनके नाम पे दे दिया, बोस आइंस्टीन या बोस आइंस्टाइन, नाम एक ही। जो इनका बोस वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर रखा गया पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम, वो क्या है, बोस आइंस्टाइन। उसके बाद हमसे ये पूछ ले कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था, मतलब 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना,
सॉरी दोस्तों, ये 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984। जो 1984 में कौन सी गैस निकली थी, मतलब जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना 1984 में, इसमें से कौन सी गैस निकली थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। जी हाँ दोस्तों, ये भोपाल गैस कांड हुआ था ना, इसमें हजारों लोग की संख्या में लोग मारे गए थे। इसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार और इंपॉर्टेंट भी है कि 1984 में भोपाल से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये किस देश की कंपनी? दोस्तों अब देखते हैं हमारे 11वां प्रश्न के ऊपर। वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती? जो हमारा मानव है ना, इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती? मतलब मेरे शरीर या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती? यकृत या लीवर। जो लीवर होता है ना, यही होती है। यदि वो आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती, तो वो होती है अग्नाशय। जी हाँ दोस्तों, जो अग्नाशय होता है ना, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती। जो हमारा अग्नाशय है ना, ये दूसरी बड़ी ग्रंथि हो। लेकिन वो ये पूछ ले कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती, तो पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है ना, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और सबसे छोटी होती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, जो हमारे शरीर का क्या करती है? कंट्रोल। उसके बाद इंसुलिन की खोज किसने की? अब ये इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? अगर किसी मरीज को शुगर हो जाए, ये इसी की कमी से होती है। इंसुलिन जो है ना, जो हमारी अग्नाशय ग्लैंड होती है, इसकी जो बीटा सेल से होती है, इससे इंसुलिन नहीं निकल पाता, जिसके कारण व्यक्ति को शुगर हो जाती है। अब इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेटिंग और वेस्ट ने की। अब इंसुलिन में किसके लिए उपयोगी होता है? तो जिनको मधुमेह या शुगर की बीमारी होती है ना, उसमें लोग क्या करते हैं? इंसुलिन का टीका लेते हैं। बहुत सारे लोग टीका लगाते हैं और बहुत सारे लोग उसके टेबलेट लेते हैं। जो इंसुलिन, जो आपका शुगर बीमारी, इसका डायबिटीज, इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं मिला है। तो इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग और वेस्ट ने की थी। ये किस बीमारी में काम आता है? शुगर की बीमारी में काम आता है, और इसी की कमी से व्यक्ति को शुगर होता है। उसके बाद शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। मतलब जो हमारे शरीर है ना, उसके अंदर रक्त क्यों नहीं जमता? आपने देखा होगा कोई व्यक्ति -4-4, 5-5 डिग्री में चले जाते हैं, उसके बाद भी उनका ब्लड नहीं जमता। तो ब्लड क्यों नहीं जमता? तो ब्लड नहीं जमने देता हिपेरिन। ब्लड को नहीं जमने देता हिपेरिन। इसमें क्या होता है? जो शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता। लेकिन ब्लड जो वो होता है, अगर आपको किसी को चोट लग जाए तो ब्लड क्यों नहीं जमता? वो रक्त बिम्बाणु के कारण नहीं जमता। और रक्त को फिर वो जमाता है, वो विटामिन क्या होता है? इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लड को तो जमना चाहिए, तो कटने पर जमना चाहिए। यदि मेरा हाथ कट जाए और ब्लड निकल रहा है, तो अगर नहीं जमता तो रक्त बिम्बाणु के कारण नहीं जमता। और उसे जमाने में सहायक कौन करता है? विटामिन के। कौन करता है? विटामिन के। लेकिन नॉर्मली अगर मुझे ठंड बहुत पड़ रही, जैसे -4 डिग्री ठंड पड़ रही है, अब वो तो मैं तो पूरा शरीर जम जाएगा मेरे अंदर से। तो मेरे शरीर को अंदर से जमने से रोकेगा ना ब्लड को, वो होता है हिपेरिन। ये बहुत बार पूछा गया है कि हिपेरिन क्या काम करता है? तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है दोस्तों। उसके बाद है बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मारास्कर की बीमारी किसके कारण होती है? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें क्वाशियोरकर और मारास्कर की बीमारी किसके कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। किसके कारण? प्रोटीन के। अब ये प्रोटीन किसका बना होता है? तो 20 अमीनो अम्ल का बना होता है। 20 अमीनो अम्ल, जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं ना, इनसे मिलकर हमारा प्रोटीन बना होता है। और ये 20 अमीनो अम्ल की कमी से क्या हो जाता है? बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मारास्मस की बीमारी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों में क्वाशियोरकर और मारास्मस की बीमारी किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण। और जो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन मिलकर बना होता है 20 अमीनो अम्ल के से, 20 अमीनो अम्ल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, विटामिन की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज की थी फंक ने। और कौन से सन में की थी? 1911। 1911। लेकिन आपसे ये पूछ ले विटामिन ए की खोज किसने की? तो ये मैकुलन ने की। किसने की? मैकुलन। विटामिन बी की भी, तो ये भी मैकुलन ने की। विटामिन सी की होलकट ने। विटामिन ए की मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट, और विटामिन डी हॉपकिंस। मतलब विटामिन ए की मैकुलन ने की, विटामिन बी की भी मैकुलन ने की, विटामिन सी की किसने की? होलकट ने की, और विटामिन डी की हॉपकिंस ने की। उसके बाद रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब जो मेरा शरीर है, यदि मेरे शरीर में लौह तत्व की कमी हो गई, मतलब लौह तत्व की कमी हो गई, तो उसमें कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो हीमोग्लोबिन है ना, ये लौह तत्व होता है। क्या होता है? और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो अरक्तता आता है दोस्तों। अरक्तता मतलब लोहे की कमी। मतलब हीमोग्लोबिन के क्या होगा? लोहे की कमी हो जाएगी शरीर में। जो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता, जिसे एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, अरक्तता को एनीमिया। और ये प्रायतः महिलाओं में ज्यादा होता है।
उसके बाद आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा हो चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। दोस्तों ऐसा नहीं है, कंपनी अपना ब्रांड है ना, अपना नाम बनाने के लिए बोलती है कि जो हमारी कंपनी के नमक में आयोडीन होता है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सभी कंपनियों के नमक में आयोडीन होता है और सबसे अच्छा आयोडीन होता है हमारे प्याज में। जी हाँ दोस्तों, हम जो प्याज खाते हैं ना, जिसे ओनियन बोलते हैं, ओनियन, उसमें भी क्या रहता है? आयोडीन रहता है। ऐसे थोड़ी बहुत सारे लोग नमक नहीं खाते, तो क्या उनको नमक की पूर्ति नहीं होगी? तो उनकी जो आयोडीन की पूर्ति होगी ना, वो कर लेते हैं वो प्याज से। और जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है घेंगा रोग। बहुत बार पूछा गया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। और ये कंपनी यही बोलते हैं, चुटकी भर नमक, आयोडीन युक्त नमक। उसके बाद फ्यूज तार किसका बना होता है? जो हमारा फ्यूज लगाता है ना बल्बों में, फ्यूज तार, वो किसका बना होता है? जो फ्यूज तार बना होता है ना, वो शीशा का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक है कि जो फ्यूज तार होता है, ये किसका बना होता है? ये शीशा का बना होता है, फ्यूज तार शीशा का। उसके बाद ओजोन परत का क्षरण के लिए, जो ओजोन परत है ना, जो हमारी जीवन रक्षक गैस है, जो ओजोन परत है, ये जिसको क्षरण, इसको कौन सी गैस क्षरण कर रही है? तो सीएफसी का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये सीएफसी को क्या कर रही है? फ्लोरोकार्बन। ये सीएफसी जो हमारी गैस होती है ना, जीवन रक्षक गैस, इसको क्या कर रही है? इसको नुकसान पहुंचा रही है, इसमें छेद कर रही है। और दोस्तों अंटार्कटिका में छेद हो चुका है। ये सीएफसी हमारे फ्रिजों में भरी रहती है। जो हमारा फ्रिज रहता है ना, रेफ्रिजरेटर, उसमें भी कौन सी गैस होती है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आज का, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? जो कार्बन होता है ना, उसका शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बात की कि जो हीरा होता है उसका गलनांक बिंदु कितना होता है? उसका गलनांक बिंदु होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, और ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। कौन सा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप? हीरा। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, जय हिंद। कल फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जामों को नस्तनाबूद करने के लिए, साइंस से कुछ भी क्वेश्चन आए और आप उसमें डाउट ना आए। जय हिंद, जय भारत।